हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईबीएस के बायोलॉजी खंड से एग्जाम्स में किस टाइप के प्रश्न बनेंगे और कहां से बनेंगे, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा का दो शब्द है, एक है बायोस जिसका अर्थ होता है लाइफ, जीवन कह सकते हैं। दूसरा लोगास, लोगास का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसमें पूछा जाएगा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, वहीं फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का भी जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो अरस्तु ने 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव तथा उनके पाए जाने के आधार पर अरस्तु ने सर्वप्रथम एक किताब थी इनकी हिस्टोरिया एनिमालियम में उनके वर्गीकरण को दर्शाया था। इस उल्लेखनीय कार्य के कारण अरस्तु को जंतु विज्ञान वहीं बायोलॉजी का भी जनक माना जाता है। तो किताब कौन सी थी इनकी, जिसमें 500 जंतुओं के वर्गीकरण को इन्होंने दर्शाया था? वो किताब थी हिस्टोरिया एनिमालियम। याद रखेंगे, हिस्टोरिया एनिमालियम किसकी किताब है? तो बताएंगे किसकी किताब है? अरस्तु की किताब है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? बताएंगे अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण, उनकी बाह्य रचना, आकार तथा आकृति तथा पाए जाने के आधार पर इन्होंने क्या किया था? उसका वर्गीकरण किया था उन पौधों का, और इसका उल्लेख अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया था। इनकी किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखेंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक थी? तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस की थी, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया था। किस आधार पर किया था? उनकी बाह्य रचना और उनके आकार, आकृति तथा पाए जाने के आधार पर इन्होंने किया था। तो आप लोग जाने कि जूलॉजी और बायोलॉजी का जनक अरस्तु और फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जा रहा है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, किंतु सर्वाधिक मान्य मत रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपेरिन का माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे मान्य मत किसका माना जाता है? A.I. ओपेरिन का माना जाता है। और इनकी एक किताब थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसे प्रस्तुत किए थे। द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? A.I. ओपेरिन की। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया और सबसे मान्य मत माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, सजीवों के निर्माण में लगभग 27 तत्व भाग लेते हैं। सजीवों के निर्माण में कितने भाग लेते हैं? 27 तत्व भाग लेते हैं।
सजीवों के निर्माण में 27 तत्व भाग लेते हैं। उसमें हम लोग याद करेंगे शीर्ष 4 तत्व कौन से हैं, उनको याद रखेंगे। सजीवों के निर्माण में शीर्ष तत्व कौन से हैं, तो शीर्ष तत्व नंबर 1 पर कौन आता है, ऑक्सीजन। नोट करते चलेंगे, ऑक्सीजन बताएंगे। सजीवों के निर्माण में ऑक्सीजन शीर्ष तत्व है जो 65% तक पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कार्बन है, कार्बन जो 18.5% तक पाया जाता है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है जो 9.5% तक पाया जाता है। वहीं चौथे नंबर पर नाइट्रोजन है जो लगभग 3.2% तक पाया जाता है। अगर प्रश्न आए सजीवों के निर्माण में शीर्ष तत्व है तो क्या बताएंगे, सजीवों के निर्माण में शीर्ष तत्व है तो बताएंगे ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर का पूछेगा तो आप बताएंगे कार्बन है। कोशिका, कोशिका केंद्रक के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो केंद्रक के आधार पर इसे बांटा जाए तो 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन से बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब प्राचीन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्राचीन या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें अल्प विकसित या कह सकते हैं प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जैसे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जीवाणु, जीवाणु में कैसी कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं में पाई जाती है। वहीं विषाणु ले लेंगे, विषाणु, और नीली हरी शैवाल ले लेंगे, नीली हरित शैवाल ले लेंगे। इसमें भी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। वहीं हम देखें, बात करें यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यू और कैरियन से मिलकर बना है। यू का अर्थ है वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित। कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। पूर्ण विकसित केंद्रक अगर मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विकसित केंद्रक अगर पाया जाएगा तो उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समस्त जीव जंतु एवं वनस्पति, इसमें कैसी कोशिका पाई जाएगी, समस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियों में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछेगा तो मुझे लगता है ये आप कर ले जाएंगे। जैसे इसमें राइबोसोम कैसा पाया जाएगा, तो राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का पाया जाएगा, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। S क्या है, यहां पर इसकी क्षमता को दर्शाता है, अवसादन गुणांक को, क्षमता को दर्शाता है यस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेल। हम बात करेंगे सेल की, कोशिका की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हमें ईंटों का उपयोग करना पड़ता है। मकान बनाने में ईंट वहाँ पर क्या है, प्राथमिक इकाई है। वैसे ही मानो कोई जीव है या कोई प्राणी है, उसके निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। जैसे कई सेल मिल करके, कई कोशिकाएं मिल करके किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। कई ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं।
और कई अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसा हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होता है। उसी प्रकार से शरीर की, एक बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इसे हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। कुछ कोशिकाओं को छोड़ करके, कुछ जीवों की कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी हम इसे नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। इसे हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सेल को लेकर, कोशिका को लेकर के एग्जाम्स में क्या क्या प्रश्न बनेंगे उन पर हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रश्न कर सकता है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। खोज किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक बोतल की कार्क में मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति देखा और उसे कोशा या कोशिका नाम दिया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी यह निर्जीव थी, क्योंकि बोतल की जो कार्क ढक्कन है वो निर्जीव होता है। उसी में उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति को देखा था। तो खोज आप समझ गए होंगे। अगर जीवित कोशिका की खोज की बात करेंगे तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनियो वॉन लुएनहॉक ने की थी, जिसने जीवाणुओं की खोज की थी। एंटोनियो वॉन लुएनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको चाहे छोड़ देंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और सान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अगर प्रश्न करेगा सजीवों की क्रियात्मक इकाई क्या है, तब भी आप क्या बताएंगे, सजीवों की क्रियात्मक इकाई कोशिका है। वहीं सजीवों की मौलिक इकाई क्या है, तो भी क्या बताएंगे, कोशिका है। सजीवों की प्राथमिक इकाई क्या है, अगर प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे कोशिका है। सारा उत्तर क्या होगा, कोशिका पर लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। याद रखेंगे, सबसे लंबी कोशिका, कहीं कहीं बड़ी भी मिलेगा तो, लेकिन लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, न्यूरॉन या नर्व सेल, जो एग्जाम्स में आएगा आप करेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो बताएंगे शुक्राणु है सबसे छोटी कोशिका, स्पर्म। जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। वनस्पतियों की सबसे बड़ी कोशिका, कपास के तंतु की कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। मुझे लगता है ये जो टू द पॉइंट थे आप याद कर चुके होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संख्या के आधार पर कोशिका। संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक वनस्पति कोशिका, दूसरी जंतु कोशिका। एक प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। इसमें डिफरेंट क्या हैं इनको हम जानेंगे, जो इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, पाई जाती है। क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, वहीं पर लवक भी पाया जाएगा। साथ में रिक्तिका भी पाई जाएगी, जहां पर जल और भोजन का भंडारण या संचय होगा। ये तीनों चीजें, ये तीनों कोशिकांग क्या होंगे, पादप कोशिका में पाए जाएंगे और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। वहीं जंतु कोशिका में देखा जाए तो सेंट्रोसोम और लाइसोसोम पाए जाएंगे, बल्कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बनेंगे। जैसे कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका उपस्थित रहता है किसमें,
प्लांट सेल में वनस्पति कोशिका में उपस्थित रहेगा, इसमें जंतु कोशिका एनिमल सेल में उपस्थित नहीं रहता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 क्या रहेंगे, इसमें उपस्थित रहेंगे और इसमें क्या रहते हैं, नहीं उपस्थित रहते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, किसमें, जंतु कोशिका में। तारक क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वनस्पति कोशिका में अनुपस्थित है, वहीं तारक का है सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है। और बाकी चीजें राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गाल्जी काय वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाएंगे। अंतर आप दोनों लाइन याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कोशिकांग वनस्पति कोशिका में पाया जाता है और कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। जो जो कोशिकांग इंपॉर्टेंट हैं उनसे क्या प्रश्न एग्जाम्स में बनेंगे उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कोशिकांग है कोशिका भित्ति। हम लोगों ने जाना कि कोशिका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है। हम लोगों ने जाना था कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, वहीं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जैसे वनस्पति कोशिका, पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसा पहला केवल पादप कोशिका में पाई जाती है क्या, कोशिका भित्ति। बनी किसकी होती है, निर्जीव पारगम्य होती है, जो बनी होती है सेलुलोज की। अगर प्रश्न आएगा, बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आप लोग बताएंगे सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कैसा, पॉलीसेक्राइड है। अगर कवकों में पूछ लिया, कवकों में कोशिका भित्ति कैसी रहेगी, तो काइटिन की होती है। इसका कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, एक कोशिका को शेप एंड साइज प्रदान करती है, आकार एवं आकृति का निर्धारण करती है। आकार एवं आकृति क्या करती है, बनाए रखती है, कौन, कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, अगर ये ना हो, जैसे हम मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, आलू, बैगन, टमाटर, धनिया, मूली, गाजर जो भी रहता है एक पन्नी में दे देता है, और ताकि एक उसके अंदर जो कोशिकांग हैं, जो उसने सब्जी दिया है, वो बिखरे नहीं। उसी तरह से कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली एक दूसरे को बिखरे ना और चोटों से बचाने के लिए क्या करती है, ये रक्षा करती है कोशिका की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति के बाद आपको प्लाज्मा झिल्ली मिलती है। ये भी क्या करती है, जैसे हम लोगों ने मार्केट जाते हैं तो झिल्ली में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां दुकानदार दे देता है और वो सुरक्षित रहती है, एक जगह इकट्ठा रहती है, बनाए रखती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो काम प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर करती है। ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब है कि सब्जी लेने के लिए गए, झिल्ली ने जो झिल्ली आपको मिली, बरसाती मिली, जो थैला मिला आपको, उसमें कौन रहेगा, कोशिका में कौन उस थैले में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका निर्धारण वो थैला करता है। इसी तरह से प्लाज्मा झिल्ली भी कोशिका के अंदर कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली इसका निर्धारण करती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है, ये चयन करने का कार्य करती है। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हम जान रहे हैं कि जैसे एक कोशिका है, इसके अंदर कई कोशिकांग हैं, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देख रहे हैं, तारक काय है, सेंट्रोसोम है, और बीच में एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है। गाढ़ा तरल पदार्थ, यही क्या है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य क्या करता है कि जैसे
हम लोग कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और बड़ा नाजुक सामान होता है तो उसमें गत्ता वत्ता लगा के दे देता है ताकि सामान एक दूसरे से लड़े नहीं, ताकि सुरक्षित बने रहें। जीव द्रव्य भी क्या करता है, ये जो स्थान रिक्त होता है उसको भरने का कार्य करता है ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं और ना ही खराब हों। और खोज किसने की, अगर खोज पूछे जाएगा जीवद्रव्य की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे पुरकिंजी ने जीवद्रव्य की खोज की थी। जीवों में होने वाली समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, जीवों में कोशिका के अंदर वो सारा क्या कौन करता है, जैविक क्रियाएं यही जीव द्रव्य में ही होती हैं। इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर प्रश्न आएगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे कि जीव द्रव्य को कहा जाता है। ये प्रश्न बन सकता है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे जीव द्रव्य को कहा जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे लवक। लवक भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। खोज किसने की थी, हैकेल ने की थी। हम लोग जानते हैं केवल पादप कोशिका में ही लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछेगा तो आप बताएंगे लवक सिर्फ कहाँ पाए जा रहे हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक रंग के आधार पर अगर देखे जाएं तो 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक होता है। जैसे हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इनका रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। जैसे प्रश्न किया जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो आप बताएंगे क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, पर्णहरिम के कारण हरा होता है। अगर प्रश्न किया जाए कि पौधे के किस भाग में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो पौधे का वह भाग जो सूर्य की प्रकाश की ओर रहता है, सूर्य के प्रकाश में रहता है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। और मुख्यतः कहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है और कुछ हद तक कहाँ पर मिलते हैं, हरे पौधे के हरे भागों में भी मिलते हैं। जैसे तने अगर हरे हैं तो वहाँ भी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे नाम से ही जान रहे हैं हरित लिखा है, हरित का मतलब है हरा। जैसे पौधों का पत्तियों का रंग हरा क्यों है तो आप बताएंगे क्लोरोफिल के कारण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे इसमें है, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है तो हरित लवक में संपन्न होती है। वो भी भूमिका कौन निभाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल पर्णहरिम यही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर एक प्रश्न बनाया जाए कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, अगर रसोई घर का प्रश्न आए तो इसको भी कर सकते हैं, रसोई घर। जिसे पौधे का रसोई घर पूछा जाए तो पौधे का रसोई घर पत्ती है, वैसे कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है तो आप क्लोरोप्लास्ट कर सकते हैं। वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है, अगर इस टाइप का प्रश्न आए तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक क्रिया सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, लाल रंग में होता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। इससे देखते हैं क्या प्रश्न बनते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन में कैसे, पीले होंगे, नारंगी, भूरे, लाल रंगों के होते हैं। ये सामान्यतः पुष्पों को दले या रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। इनके कारण पुष्पों का रंग क्या होता है, चमकीला टाइप का होता है। जैसे टमाटर का रंग, जिसे टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है तो लाइकोपेन पाया जाता है। अगर टमाटर में लवक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है तो बताएंगे लाइकोपेन नामक लवक पाया जाता है।
वहीं अगर गाजर पूछेगा तो कैरोटीन क्या लिखेंगे? गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। गाजर कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। और चुकंदर पूछेगा, चुकंदर सही कर लेंगे, बीटानीन, बीटानीन नामक लवक पाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछ सकता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, रंग नहीं होता है। ये पौधे के, ये सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ पर अवर्णी लवक पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाएंगे। सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पाता है? पौधे के जड़ों में नहीं पहुँच पाता और तनों में नहीं पहुँच पाता। जैसे आलू क्या है, एक तना है, वहाँ नहीं पहुँच पाता क्योंकि आलू जो तना है ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। गाजर जैसे है ये जड़ है और ये भी ज़मीन के अंदर पाई जाती है। इस कारण से अवर्णी लवक में ये कहाँ मिलेंगे? अवर्णी लवक किस में मिलेंगे? ऐसे पौधे जिनके जड़ व तने सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पड़ती है। शायद हमारी बातें समझ गए होंगे। इसमें किस टाइप के प्रश्न बनेंगे हम लोगों ने उस पर चर्चा की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिक्तिका केवल हम लोग पढ़े थे केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। रिक्तिका का कार्य क्या होता है? कहीं कहीं पाया जाता है कि कहीं कहीं अल्प विकसित मात्रा में जंतुओं में भी मिलती है, लेकिन मुख्यतः आप पढ़ेंगे पादप कोशिका में पाई जाती है। ये रिक्तिका आप लोग देख रहे होंगे। रिक्तिका पौधे में क्या करता है? भोजन तथा जल का संचय और भंडारण करता है। रिक्तिका में, रिक्तिका नामक कोशिकांग में भोजन और जल का क्या होता है? संचय होता है और भंडारण होता है। अगर प्रश्न करेगा कि पौधे के कोशिका के किस कोशिकांग में जल तथा भोजन का संचय और भंडारण होता है, उत्तर क्या बताएंगे? रिक्तिका में होता है। तारककाय सेंट्रोसोम, तारककाय सेंट्रोसोम, इसकी खोज टी वावेरी ने की थी। टी वावेरी याद रखेंगे। मुख्यतः यह जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम तारककाय नहीं पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में मदद करता है, अर्थात कोशिका के पुनर्निर्माण में, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। कोशिका का पुनर्निर्माण करता है। पुनर्निर्माण, जैसे कोई कोशिका डेड हो जाती है, मर जाती है, तो वहाँ तारककाय सेंट्रोसोम क्या करता है? नई उस कोशिका विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करने का कार्य करता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टू द पॉइंट, जो एग्जाम्स में पूछे जाएं उन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तेजी के साथ। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने इसकी खोज की थी। इसका कार्य क्या है? जैसे कोई कोशिका में बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया आ जाए या कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको लाइसोसोम क्या करता है? पचा देता है, जिससे घावों के भरने में सहायता मिलती है। मान लेते हैं यह कोशिकांग है, इसमें माइटोकांड्रिया है, गोल्गी काय है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, केंद्रक है इत्यादि। क्या करें? मान लीजिए माइटोकांड्रिया ही डेड हो जाता है तो इसको ज़रूरत है पचाने की। इसमें क्या करेगा? एंजाइम डाल देगा और एंजाइम से क्या होगा? इसकी ये पच जाएगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा माइटोकांड्रिया। अगर वहाँ बचा रहता तो सड़न पैदा कर सकता था सेल में। वैसे ही अगर पूरा काम करने बंद कर दे, पूरी सेल, माइटोकांड्रिया भी काम करना बंद कर दे, केंद्रक भी बंद कर दे जो प्रबंधन का कार्य करता है, माइटोकांड्रिया जो ऑक्सीशोषण कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, वो भी काम करना बंद कर दे, तो सेंट्रोसोम भी काम करना बंद कर दे, ये तो फिर क्या करता है? सुसाइड बैग की तरह काम करता है, अपने को फाड़ देता है, फट जाता है, और जिससे पूरा एंजाइम उस कोशिकांग में फैल जाता है और वह पूरी कोशिका क्या होती है? खत्म हो जाती है। उसके स्थान पर फिर नई कोशिका का निर्माण होता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को पूछ सकता है। सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो आप बताएंगे लाइसोसोम को
कहा जाता है। अगर कोई एक कोशिकांग को पचाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा कोशिकांग ही काम करना बंद कर दे, कि कह दे कि मैं काम ही नहीं करूंगा, तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा और सारी वो कोशिकांग क्या होंगे, पच जाएंगे और उसके स्थान पर नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। नई कोशिका का निर्माण कौन करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रोसोम करता है, तारक काय करता है। राइबोसोम खोज किसने की, पैलाडे ने इसकी खोज की थी। इसका कार्य क्या है, यह प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जा रहा है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण स्थली किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण स्थली कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S प्रकार के राइबोसोम। यस क्या है, ये अवसादन गुणांक को दर्शाता है। जैसे 70S राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं, कम क्षमता वाले होते हैं, वहीं 80S प्रकार के राइबोसोम अधिक, इसका अवसादन गुणांक अधिक होता है, ये अधिक क्षमता वाले होते हैं, जैसे उच्च विकसित पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसमें जो प्रश्न बनेंगे आप कर ले जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। माइटोकांड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकांड्रिया बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं माइटोकांड्रिया से। खोज किसने की थी, खोज अल्टमैन और कोलिकर ने इसकी खोज की थी। किसकी, माइटोकांड्रिया की। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। हम लोग चर्चा करें क्यों कहा जाता है। जैसा कि जानते हैं कि माइटोकांड्रिया में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो या प्रोटीन हो, का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे कोशिका का पावर हाउस के नाम से जान रहे हैं, ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। जैसे कोशिका के किस कोशिकांग में कोशिकी श्वसन होता है, अगर कोशिकी श्वसन कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे, कोशिकी श्वसन माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ, माइटोकांड्रिया में होता है। यह ऊर्जा को क्या करता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। जो ऊर्जा होती है कैसी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, तथा इसका निर्माण किससे होता है, एडीपी से होता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यो कार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसीलिए एटीपी को क्या कहा जा रहा है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जा रहा है, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, कोशिका का ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं। किसे, एटीपी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गाल्जी काय। खोज किसने की, गाल्जी काय की, कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की। कार्य क्या होता है, एंजाइम एवं हार्मोन श्रावण करता है, स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है, गाल्जी काय करता है। इसीलिए कोशिका का इसे क्या कहा जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस कहा जा रहा है, यातायात प्रबंधक कहा जा रहा है। कह सकते हैं हार्मोन्स और एंजाइम क्या करते हैं, पूरी कोशिका में कौन भेज रहा है, गाल्जी काय भेज रहा है, परिवहन करने का कार्य कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस कहा जा रहा है, या यातायात प्रबंधक के रूप में इसे जाना जा रहा है। जैसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो आप बता लेंगे गाल्जी काय को कहा जाता है। केंद्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। न्यूक्लियस से सीधा प्रश्न बनेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो आप बताएंगे केंद्रक की खोज की थी। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है कौन, केंद्रक। और कोशिका का प्रबंधक किसे कहा जाता है, कोशिका का प्रबंधक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस को माना जाता है। और केंद्रक के अंदर देख रहे होंगे क्रोमैटिन धागे पाए जा रहे हैं, और ये क्या हैं, जालवत संरचना में
होते हैं, और कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। किसमें, गुणसूत्र में बदल जाएंगे कोशिका विभाजन के समय। यही क्रोमेटिन धागे सट जाते हैं और गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और जो ये डीएनए है, डीएनए तथा बने किसके होते हैं, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे हम लोग डीएनए को क्या कह रहे हैं, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कह रहे हैं। अगर पूछा जाए आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे डीएनए को कहा जाता है। वहीं जीन को क्या बोला जा रहा है, आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। आनुवांशिक इकाई जीन को कहा जाता है, और डीएनए को क्या कहा जा रहा है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जा रहा है। आनुवांशिक वाहक अगर प्रश्न आए तो क्या बताएंगे, गुणसूत्र। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी। कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 जोड़े। अगर वैसे पूछा जाए तो 46। कितनी संख्या है, 46 होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी सीधे प्रश्न कर लेता है। इसमें डीएनए में शर्करा कैसी पाई जा रही है, तो आप बताएंगे डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये प्रश्न बन सकता है यहां से। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, कौन सी शर्करा पाई जा रही है, तो राइबोज शर्करा पाई जाती है। किसमें, आरएनए में पाई जाती है। चर्चा कर लेते हैं एक कोश की एवं बहुकोश की जीव कौन है। एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव, वे जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोश की जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो आंत में पाया जाता है जिसके कारण पेचिस हो जाता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हम कह सकते हैं जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के समस्त जीव कैसे हैं, एक कोश की जीव हैं, प्रोटोजोआ संघ के। वहीं बहुकोश की जीव किसे कहेंगे, वह जीव जो बहुत कोशिकाओं के बने होते हैं वह क्या हैं, बहुकोश की जीव हैं। मेटाजोआ के समस्त जीव किस में आते हैं, बहुकोश की में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर एक कोश की बहुकोश की जीव से ये ऑप्शन दे देगा तो आप कर लेंगे प्रश्न। केंद्रक की खोज किसने की, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन। यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सजीवों के निर्माण में शीर्ष तत्व कौन सा है, तो सजीवों के निर्माण में हम लोगों ने पढ़ा शीर्ष तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। कितने परसेंट पाया जा रहा है, 65% पाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है, कार्बन है जो 18.5% पाया जा रहा है। वही हाइड्रोजन कितना पाया जा रहा है, 9.5% पाया जा रहा है। नाइट्रोजन अगर बात करें तो 3.2% पाया जा रहा है। आप शीर्ष को याद रखेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जनक पूछ रहा है वनस्पति विज्ञान के, तो थियोफ्रेस्टस क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वहीं अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक हैं। वहीं दूसरा क्या है, जंतु विज्ञान के जनक हैं, जूलॉजी के जनक हैं। रॉबर्ट हुक किसके हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी, कोशिका की खोज की थी। वहीं अल्टमैन और कोलिकर क्या हैं, इन्होंने माइटोकांड्रिया की खोज की थी। क्या, माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन और कोलिकर ने की। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखें कहीं नहीं आ जाए तो क्वेश्चन करने से पहले हम नहीं पर अंडरलाइन कर लेते हैं कौन नहीं है। युगलीना भी, अमीबा भी, पैरामीशियम है, डेंटाइलियन नहीं है, ये नहीं है। बाकी क्या है, ये तीनों क्या है, एक कोश की जीव है, एक कोश की जीव है। ये तो मोलस्का का जीव है, मोलस्का संघ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं। थैंक यू।